नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। हिस्टोरी ऑफ क्राइम में आपका स्वागत है। आज हम ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने 70-80 के दशक में सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे देश को हिला के रख दिया। दो मासूमों का एक अजनबी से लिफ्ट लेना और उनकी ज़िंदगी का ख़त्म होना इस पूरे घटनाक्रम में बताया जाएगा। 26 अगस्त 1978 की यह घटना है। कैसे दो बच्चे हंसते खेलते घर से निकलते हैं और मौत के मुंह में फंस जाते हैं। शुरुआत है ऑफिसर्स मेस कॉलोनी की, जहां मदन मोहन चोपड़ा के दो बच्चे, गीता चोपड़ा 16 साल और संजय चोपड़ा 14 साल, ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकलते हैं। गीता चोपड़ा संगीत में रुचि रखती थी, जिसकी वजह से उसको ऑल इंडिया रेडियो में बतौर आर्टिस्ट रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया जाता था। 26 अगस्त 1978 को भी उसकी रिकॉर्डिंग होनी थी, जिसके लिए 7 बजे उसे पहुंचना था। करीबन 6 बजे दोनों भाई बहन अपने घर से निकलते हैं। पिता का इंतज़ार न करके वो लिफ्ट का सहारा लेते हैं, लोकल टैक्सी का सहारा लेते हैं। ऑफिसर मेस के बाहर आते हैं, वहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चित परिचित लोग मिलते हैं। उनसे लिफ्ट लेके वो गोल डाकघर पहुंचते हैं। शनिवार का दिन था, सुबह से लगातार बारिश चल रही थी, जिसकी वजह से गोल डाकघर से वो लिफ्ट या लोकल टैक्सी का इंतज़ार करते हैं। हालांकि ज़्यादा दूरी नहीं थी, फिर भी पैदल नहीं जाया जा सकता था। गोल डाकघर के पास में ही कोलंबस स्कूल है, जहां से शाहरुख खान ने पढ़ाई की है। तकरीबन 6:30 बजे मस्टर्ड रंग की एक फिएट निकलती है, जिसका नंबर HRK 8930 रहता है। ये दोनों बच्चे हाथ देते हैं, गाड़ी रुकती है, ये दोनों उसमें सवार हो जाते हैं। उस फिएट जो मस्टर्ड रंग की थी, उसमें 2 लोग सवार थे, एक रंगा और दूसरा बिल्ला। रंगा बिल्ला काफ़ी मशहूर नाम है, काफ़ी पिक्चरें बनी हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे अकाउंट्स हैं इस नाम से। लेकिन शायद आज ये कहानी सुनने के बाद आप किसी बच्चे को रंगा बिल्ला नाम से नहीं पुकारेंगे। चूंकि गीता कई बार ऑल इंडिया रेडियो जा चुकी थी, उसे रास्ता पता था। कुछ देर बाद जो कार थी वो दूसरे रास्ते पे चलना शुरू हो जाती है, जिसका दोनों भाई बहन विरोध करते हैं। तो इन्हें डरा दिया जाता है और चुपचाप बैठने को बोला जाता है। ऐसा इसलिए कि रंगा बिल्ला सुबह से ही तलाश में थे लूटपाट के लिए। रंगा पहले ट्रक ड्राइवर था, बाद में वो टैक्सी चलाना शुरू करता है मुंबई में। बिल्ला शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का था। रंगा बिल्ला की मुलाकात मुंबई में एक तीसरे शख्स सैम के द्वारा हुई थी। इन्होंने मुंबई इसलिए छोड़ा था कि सैम गिरफ्तार हो चुका था। ये लोग वहाँ पे किडनैपिंग करते थे, वसूली करते थे, जिससे वहाँ की पुलिस भी इन्हें ढूंढ रही थी। तो ये मुंबई से भाग के दिल्ली आ चुके थे कुछ दिन पहले ही। अब लगातार विरोध करते हुए गीता ने रंगा के बाल पकड़ के खींचना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई। अब जब गाड़ी असंतुलित होगी तो हिचकोले खाएगी, लेफ्ट राइट जाएगी, जिसकी वजह से राहगीर जो चल रहे थे उनकी नज़र पड़ी। इस हाथापाई में कहीं संजय को चोट आ गई।
जिसकी वजह से वो लगातार बाहर की ओर देखता है, इशारे करता है। तो कुछ राहगीर अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाते हैं और फेट के पास पहुंचते हैं, उसको रोकने का इशारा करते हैं, लेकिन रंगा गाड़ी नहीं रोकता है। चाकू के नोक पे इन दोनों को डरा के चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन बच्चे वास्तव में बहुत बहादुर थे और वो नहीं मानते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक आदमी तो गेट तक पहुंच गया और खुलने ही वाला था कि कार की स्पीड बढ़ा दी गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि संजय बाहर लगातार इशारा कर रहा था, कुछ लोगों को अपनी टी शर्ट की ओर इशारा कर रहा था जिसमें खून बह रहा था। लगातार इस तरह के संघर्ष, इस तरह के हाथापाई में दोनों भाई बहन थक चुके थे, भाई लहूलुहान हो चुका था। रिपोर्ट के मुताबिक रंगा के पास एक चाकू था, कृपाण कह सकते हैं। दोनों भाई बहन को डराता है और रफ्तार गाड़ी की बढ़ा दी जाती है। कुछ दूर जाके एक रिज रोड नामक जगह है दिल्ली में, वहां ये सुनसान में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। गीता और संजय को ऑफर करते हैं कि आप हमारे लिए दूसरी कोई गाड़ी रोको, हम उसमें चले जाएंगे, आप लोगों को छोड़ देंगे। चूंकि अब अंधेरा भी बढ़ रहा था, इधर एक जागरूक नागरिक ने लोकल बूथ से 100 नंबर डायल कर दिया। शोर शराबे की वजह से HRK 8930 की जगह ऑपरेटर ने MRK 8930 लिखा। वायरलेस हुआ तो पुलिस एक्शन में आई, खोजबीन शुरू की। चूंकि H और M के कंफ्यूजन में M की खोजबीन जारी थी, तो इन्हें काफ़ी आराम था, कोई दिक्कत नहीं हुई। इधर इनके माता पिता इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि प्रोग्राम युगवाड़ी रात 8 बजे आना था। ये लोग ऑल इंडिया रेडियो तो नहीं पहुंचे। काफ़ी देर संघर्ष करने के बाद जब थक हार के बैठे रहे, तो बिल्ला उतरता है और संजय को बोलता है कि कोई गाड़ी रोको हमारे लिए और हम तुम्हें जाने देंगे। चारों तरफ रेकी करने के बाद वापस ये लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये हारते नहीं हैं। ये दोनों बच्चे बहुत बहादुर थे। इधर समय बीतता गया, अंधेरा हो गया, तो रंगा के साथ संजय को बिल्ला भेज देता है और इशारे इशारे में कुछ बात करता है। रंगा करीबन 100 फीट या 100 मीटर तकरीबन था, ले जाता है संजय को और पीछे से हमला करके गिरा देता है। रंगा चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति का था नहीं, तो उसमें इतनी हिम्मत थी नहीं। इसी दौरान बिल्ला क्या करता है, चाकू के नोक पे गीता चोपड़ा के साथ जबरदस्ती करता है, उसे डराता धमकाता है। रंगा वहां अपना काम करके वापस आता है। बिल्ला चूंकि जानता है कि रंगा पे भरोसा इतना किया नहीं जा सकता, तो वो चेक करने के लिए जाता है संजय जहां पड़ा हुआ है वहां पे। इधर रंगा जबरदस्ती करना शुरू करता है गीता के साथ। बिल्ला वहां जाता है, संजय को तब तक मारता है जब तक संजय दम नहीं तोड़ देता। रंगा बिल्ला फिर उसी कार में आते हैं। अच्छा, बिल्ला जब जबरदस्ती कर रहा था गीता के साथ, तो उस वक्त गीता के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसकी वजह से बिल्ला को उसने जोर का सर पे चोट पहुंचाई, जिसकी वजह से बिल्ला का बहुत सारा खून बह रहा था। अब चूंकि बिल्ला आपराधिक प्रवृत्ति का था, काफी गुस्सैल भी था। रंगा बिल्ला वापस इकट्ठा होते हैं कार में, गीता को उतारते हैं, कपड़े पहनाते हैं
और बोलते हैं चलो तुम्हारे भाई के पास ले चलते हैं। गीता रोती रहती है लेकिन विरोध लगातार करती है। गीता को धीरे से आगे कर दिया जाता है और जब वो संजय के लाश के पास पहुंचती है तो रोने लगती है। तो इन दोनों ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे भी मार दिया। मारने के बाद छत बिछत हालत में उनकी लाशों को झाड़ियों में फेंक दिया और वापस कार पे आ गए। अच्छा, रंगा जितना अच्छा गाड़ी चलाता था, बिल्ला उतना ही माहिर नंबर प्लेट्स बनाने में था। वहाँ से निकलते वक्त वापस गाड़ी का नंबर चेंज कर देते हैं जो D1280 रहता है। चूँकि चोट काफ़ी गहरी थी बिल्ला की और वो अचेत सा हो रहा था। दोनों नज़दीकी वेलकनन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। चूँकि ये एक मेडिकल लीगल केस हो चुका है तो बिल्ला को डायरेक्ट मरहम पट्टी की नहीं जाती। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, जांच करती है। तो ये एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं कि उनके साथ कालीबाड़ी जगह है, वहाँ पे लूटपाट हुई है, उनकी घड़ी छीन ली गई है और उसी लूटपाट में उनको ये चोट लग गई। मरहम पट्टी होती है, पुलिस तो उनके बताए हुए स्थान पे जाती है, तफ्तीश करती है। रात ज़्यादा हो चुकी होती है जिसकी वजह से पुलिस उन्हें घर भेजती है और कल वापस आने के लिए बोलती है। ये करीबन 11 बजे की बात है रात। इधर गीता और संजय चोपड़ा के माँ बाप इंतज़ार करते हैं 8 बजे के प्रोग्राम का। इधर संजय और गीता के माता पिता 8 बजे का इंतज़ार कर रहे होते हैं और पाते हैं कि उस प्रोग्राम में उनकी बेटी की आवाज़ नहीं है। वो चैनल चेंज करते हैं फिर भी उनको कहीं कुछ मिलता नहीं है। आनन फानन में वो अपना स्कूटर उठाते हैं और सीधे ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहां रिसेप्शनिस्ट को उन्हें पता चलता है कि बच्चे वहां पहुंचे ही नहीं हैं। कुछ अधिकारी भी आते हैं, उनसे भी बात हुई तो पता चला वहां पहुंचे नहीं हैं। आनन फानन में वो रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं, वहां भी उनको कुछ पता नहीं चलता है। काफ़ी देर बीत चुकी होती है, रात ज़्यादा हो चुकी है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। दूसरे दिन भी कुछ पता नहीं लगता। 28 अगस्त 1978 को चरवाहों द्वारा पुलिस को जानकारी दी जाती है कि रिज रोड जंगल के आसपास 2 लाशें पड़ी हैं। चरवाहे इसलिए क्योंकि एक ग्रामीण इलाका था, जंगली इलाका था, तो गाय भैंस घुमाने चरवाहे ले जाते थे। पुलिस देखती है, हालात देखती है, तस्वीर उनके पास रात को आ चुकी होती है। शिनाख्त के लिए कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा को बुलाते हैं, वो शिनाख्त करते हैं। तो उनको गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा की लाश मिलती है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और तफ्तीश में जुट जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चलता है कि गीता के साथ जबरदस्ती की गई है, उसके बाद उसका मर्डर किया गया है। संजय का भी मर्डर किया गया है और इतने बेरहमी से किया गया है कि पूरा दिल्ली दहल उठा। काफ़ी मशक्कत, काफ़ी कोशिशों के बाद भी इनके कुछ हाथ नहीं लग रहा था। इधर थक हार के इनके पिता कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा जी, जो नेवल ऑफिसर थे, ने मीडिया का सहारा लिया और दूसरे दिन देश के हर एक अखबार में ये खबर छपी, तस्वीरों के साथ छपी कि कैसे 2 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। जो चश्मदीद थे, अखबारों की वजह से उन्हें जानकारी मिल गई थी कि जिन बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिस कार को वो
पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये वही हैं। चश्मदीद अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, वहाँ अपनी खबर बताते हैं, अपनी रिपोर्ट के बारे में बताते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को एक सुराग मिलता है। इधर रंगाबिल्ला शहर छोड़ने के फिराक में रहते हैं। 8 सितंबर 1978 को कालका मेल आगरा स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही चलने वाली होती है, आनन फानन में दो लोग जल्दी जल्दी बोगी में चढ़ जाते हैं। ये उनका दुर्भाग्य था, क्योंकि वो बोगी सेना के जवानों के लिए रिजर्व थी। सेना के जवानों द्वारा जब विरोध जताया गया, उन्हें उतरने के लिए बोला गया, तो चूंकि बिल्ला काफ़ी गर्म दिमाग का था, वो बहस पे आ गया, हाथापाई पे आ गया। तो जवानों ने उनको धर दबोचा और उठा के फेंकने की तैयारी में आ गए। उसी बीच एक जवान उनमें से निकल के आता है और बोलता है कि शायद ये अपराधी हैं और इनकी तस्वीरें कुछ दिन पहले अखबारों में छपी थी। जवान सख्ते में आते हैं और दबोच के दिल्ली, यानी जो अगला रेलवे स्टेशन होता है, वहाँ ले जाके रेलवे पुलिस के हवाले कर देते हैं। रेलवे पुलिस दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करती है। ये केस दिल्ली पुलिस के ही अंडर में था। वहाँ दिल्ली पुलिस को हैंडओवर हो जाता है। अच्छा, ये दोनों यानी रंगाबिल्ला जो थे, इनका नाम कुलदीप सिंह और जसवीर सिंह है। ये दोनों मुंबई में भी मोस्ट वांटेड थे, क्योंकि वहाँ किडनैपिंग, मर्डर ये करते थे। उनका एक साथी स्वयं गिरफ्तार हो चुका था, जिसकी वजह से इन्होंने मुंबई छोड़ दी थी। जब ये दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े तो ये लगातार नानुकार करते रहे। इनके रवैये से परेशान होकर दिल्ली पुलिस ने थोड़ा पुलिस वाली कार्रवाई की, जिसमें ये फैल गए। तब इन्होंने सब कुछ बताया। इस दौरान दिल्ली पुलिस के हाथ वो गाड़ी भी लग चुकी थी, जिसमें सब कुछ हुआ था। ब्लड सैंपल भी थे। हॉस्पिटल की वो रिपोर्ट भी मिल चुकी थी, जिसमें इसकी मरहम पट्टी की गई थी, एक्सरे किया गया था। साथ ही वो कपड़े भी मिल गए जिनमें खून लगे थे, जो अपने साथ लेके आगरा से कालका मेल में सवार हुए थे। मुकदमा हुआ, ट्रायल शुरू हुआ, तो साल भर के अंदर लोअर कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुना दी। हाई कोर्ट में अपील हुआ, सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं। इन्हें जो सजा मिली थी वो बरकरार थी। अच्छा, इसमें एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जनता के लगातार दबाव की वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी भी निजी तौर पे इस केस को देख रहे थे। वो लगातार इसकी अपडेट ले रहे थे, तो थोड़ा और भी प्रेशर था, और जिसकी वजह से इस केस ने रफ्तार पकड़ लिया। फिर रंगाबिल्ला ने एक दया याचिका की, तो तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी ने खारिज कर दी और इन्हें 31 जनवरी 1982 को फांसी पे लटका दिया गया। लेकिन उससे पहले, चूंकि ये बहुत बड़ा मामला था, देश की जनता जानना चाहती थी कैसा क्या हुआ था, ऐसे कौन से लोग हैं, ऐसा क्या दिमाग में था कि दो मासूम जिनकी उम्र 16 और 14 साल थी, ये मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाए। जिसकी वजह से कुछ जर्नलिस्ट ने कोर्ट में आवेदन किया, जो खारिज हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें 1.5 घंटे का वक्त दिया। 30 जनवरी 1982 को 5 अखबारों के जर्नलिस्ट तिहाड़ जेल पहुंचते हैं, जहां बिल्ला सिरे से नकार देता है
मिलने के लिए, लेकिन रंगा आता है। रंगा वहाँ भी वही चीज़ दोहराता है, मुझे फंसाया गया है, मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है। चूंकि दोनों के खिलाफ इतने सबूत थे, इतने गवाह थे कि उनकी सुनवाई की ही नहीं जा सकती थी। यहां तक कि 31 जनवरी 1982 को जब इनको फांसी के तख्ते पे लटकाना था तो बिल्ला तो शांत था, लेकिन रंगा लगातार नानुकार कर रहा था, जिसकी वजह से इसे घसीटते हुए तख्त पे ले जाया जाता है। बिल्ला की समय से मौत हो जाती है, जबकि रंगा लटकता रहता है, उसकी धड़कनें चलती रहती हैं। जेल प्रशासन के इशारे पे कसाई उतरता है और नीचे से टांग पकड़ के खींचे रखता है, तब जाके कहीं रंगा की मौत होती है। इन दोनों के मौत के बाद कागजी कार्रवाई होती है, तो डेड बॉडीज को परिवार को सौंपने का प्रोसीजर शुरू होता है। परिवार सिरे से नकार देती है कि ऐसे इंसान जिन्होंने इतने जघन्य अपराध किए हैं, जितने दरिंदगी की है, उनकी डेड बॉडीज हमें नहीं चाहिए, जिसकी वजह से जेल प्रशासन ही उनका अंत्येष्टि करता है। सरकार द्वारा 1981 में दोनों को बहादुरी से लड़ने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए कीर्ति चक्र से नवाजा जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद भारत बाल कल्याण परिषद द्वारा एक प्रपोजल दिया जाता है कि ऐसे बहादुरी से लड़ने वालों के लिए भी या लड़े हुए इन दोनों बच्चों के नाम पे पुरस्कार होना चाहिए। हर वर्ष 26 जनवरी को ब्रेवरी अवार्ड में 2 अवार्ड, गीता चोपड़ा अवार्ड और संजय चोपड़ा अवार्ड भी दिए जाते हैं, जो शायद सबसे बड़ा ट्रिब्यूट है दोनों को। जुर्म का कोई चेहरा नहीं है, जुर्म कोई कहानी नहीं है। थोड़ी सी लालच ने कैसे एक पूरे परिवार को मातम की ओर ढकेल दिया, कैसे 2 मासूम बच्चों की जान ले ली, कैसे ऐसे संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को पहचाने, कैसे ऐसे नीच गलीच सोच रखने वालों को पहचाने। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आज भी 40 साल बीत गए हैं, फिर भी आप अखबार अगर पढ़ेंगे तो ऐसी खबरें कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती हैं। कहीं नवजात शिकार हैं, तो कहीं गूंगे बहरे लोग शिकार हैं, कहीं प्रौढ़ शिकार हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे चलें, ऐसे कैसे समाज को बदलें? हमारे चेहरों के ही पीछे ऐसा चेहरा छुपा होता है। तो व्यवस्था सिर्फ इतनी ही है, सावधान रहें, सतर्क रहें और खेलते कूदते मस्त रहें। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे ऐसे ही एक अजीब वो गरीब कहानी के साथ। जानेंगे ताकि आगे जाके खुद को और अपने स्वजनों को सुरक्षित रख सके। तब तक के लिए धन्यवाद।